लाइव होने वाले हैं और आप लाइव हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब अच्छे होगे, सब मज़े में होगे। आज अपन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। लेक्चर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जिसमें अपन स्टडी करेंगे मोनेरा। मोनेरा बहुत अच्छा टॉपिक है। अच्छा इसलिए टॉपिक है, देखने में तो सुंदर लगता ही है, गोरा सा है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है ना क्योंकि इससे नीट में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को खूब ज़्यादा स्प्रेड करना उन बच्चों तक जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। मोनेरा, व्हाट इज मोनेरा? मोनेरा के बारे में थोड़ा समझेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। मोनेरा क्या होता है? लोगों के अंदर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं मोनेरा के बारे में, लेकिन आज मोनेरा की दिक्कत को ही सॉल्व करने के लिए मैं स्टॉपर्स नीट के चैनल पे आया हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मोनेरा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और मोनेरा को बताने से पहले ना, सबसे पहले मैं बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा, बैक्टीरियल सेल के बारे में आपको बताऊंगा, फिर आपको मोनेरा का टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, बैक्टीरियल सेल के बारे में बताऊंगा, फिर आपको मोनेरा का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए फिगर बनाते हैं। अच्छा सा गंदा सा जैसा भी फिगर हो, फिगर को समझना है अच्छे से कि ये एक हुआ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, आपको दिख रहा है। और बैक्टीरियल सेल के बाहर ना 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। एक पहला लेयर, एक और लेयर होता है, एक इससे छोटी लेयर, मतलब कि 3 लेयर से बैक्टीरिया कवच की तरह क्या होता है? एकदम घिरा होता है। ये दूसरा लेयर हुआ, और ये लाल वाला हमारा हो गया बच्चों क्या? तीसरा लेयर। ठीक है, 3 लेयर से हमारा बैक्टीरिया ना बना होता है। और तुम ये मत समझना कि बैक्टीरिया केवल हम ही 3-4 लेयरों से बने हुए हैं। बैक्टीरिया भी सोचो कितना बड़ा कवच लेके बैठा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि इस वाले लेयर को, बाहर और अंदर वाले लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और बीच वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, और इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है ना बैक्टीरिया में, बाहर वाली लेयर, ये 2 प्रकार से हो सकती है। या तो हार्ड होगी, या तो क्या होगा? सॉफ्ट होगा। 2 ही तरीके से होगा, या तो हार्ड होगा या तो क्या होगा? सॉफ्ट होगा। और जो हार्ड होता है ना उसे बोलते हैं कैप्सूल, और जो सॉफ्ट होता है ना उसे बोलते हैं स्लिम लेयर। ठीक है, मैं क्या बताया कि बैक्टीरिया अपने बाहर 2 स्ट्रक्चर को लेके अच्छे से बैठा होता है। एक सेल वॉल हो गया, एक हो गया सेल वॉल, एक हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स भी 2 फॉर्म में होते हैं, एक सॉफ्ट होगा तो एक हार्ड होगा। अच्छा, सॉफ्ट में जो सॉफ्ट होता है उसे बोलते हैं स्लाइम लेयर, और जो हार्ड होता है उसे बोलते हैं कैप्सूल। यहां तक क्लियर है ना सबको? अगर किसी को डाउट है तो बता देना। ठीक है, अब देखो ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स का काम होता है कि ये बैक्टीरिया को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये लेयर जो होती है ना, इससे बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा सुरक्षा मिलता है, इस लेयर से, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर से। अच्छा, क्या क्या सुरक्षा मिल सकता है? जैसे कि मान जाओ कि तुम बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी मेडिसिन डाले, ऐसे कोई मैं मेडिसिन डाल दिया कि बैक्टीरिया का एकदम अंत ही कर दूं, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है ना, ये रोक लेती है। सपोज बैक्टीरिया से पानी लॉस होने वाला है, वाटर लॉस होने वाला है, तो फिर भी क्या होगा? नहीं होने देगा, क्योंकि जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है ना, इसे बचा लेगी। तो सोचो बैक्टीरिया कितना बड़ा कवच लेके बैठा है रे भाई। 2 कवच लेके बैठा है, कभी कभी हार्ड लेयर में हो जाता है, कभी कभी सॉफ्ट में हो जाता है।
तो ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या है कि ये बैक्टीरिया को बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, बेनिफिट, ठीक है। देखो स्पेलिंग BEN है ये, ठीक है, FIT, ठीक है। और बेनिफिट क्या कराएगा, वाटर लॉस से बचा सकता है, मेडिसिन से बचा सकता है। तो ये दो चीज क्या करेगा, बेनिफिट प्रदान करेगा ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब और कुछ भी स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, वो भी समझ लेते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सीलिया। इसे क्या बोलते हैं, सीलिया। अच्छा, सीलिया और एक और स्ट्रक्चर होता है, वो भी मैं बना दूं। ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे और फिर ऐसे। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे फ्लैजिला। अच्छा, सीलिया और फ्लैजिला के ही हेल्प से ना बैक्टीरिया क्या करता है, मूव करता है। इन दोनों का काम क्या है कि इन्हीं की वजह से बैक्टीरिया क्या करेगा, मूव करेगा। और एक डाटा मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया है ना, उनमें से केवल 50% बैक्टीरिया मूव करते हैं और 50% बैक्टीरिया मूव नहीं करते हैं। समझ में आया ना मैं क्या बोला हूं, कि केवल 50% ही बैक्टीरिया मूव करेंगे और 50% जो बैक्टीरिया है वो मूव नहीं करते हैं। समझ के इंटरेस्टिंग लगा है ना, तो ऐसे ही समझ के बहुत चीजें इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक है। अब इसके पास एक और लेयर होती है, ऐसे देखिएगा बच्चों, इधर देखिएगा, ऐसे लेयर होती है। इसे अपन बोलते हैं फिम्ब्री, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं। यहां तक क्लियर है ना, यहां तक सबको क्लियर होगा, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट और समझना है कि इसके अंदर जो क्रोमोजोम होता है ना, ऐसे सर्कुलर क्रोमोजोम होता है। कैसे क्रोमोजोम होता है, सर्कुलर, और ये सर्कुलर क्रोमोजोम ना दिख रहा है ना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अच्छा, जब डीएनए होगा तो ये भी पता है कि इसके अंदर आरएनए भी होगा। तो ये मैं बनाया आरएनए, ठीक है। आरएनए के ऊपर ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, बर्गर के समान, बर्गर खाए हो ना, वैसे ही स्ट्रक्चर होता है ऐसे आरएनए के ऊपर, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसे अपन बोलते हैं mRNA, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं राइबोसोम। मैं क्या बताया हूं कि इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं mRNA और इस एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं राइबोसोम। और जब इसे पूरा कलेक्ट कर देंगे ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीसोम, ठीक है। आरएनए हो गया। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ऐसे अंदर से फोल्डेड होती है। कैसे होती है, अंदर से ऐसे फोल्ड होगी, ठीक है। और इस फोल्डेड पे इंजाइम चिपके होते हैं। क्या चिपके होते हैं, इंजाइम, ऐसे ऐसे इंजाइम लगे होते हैं। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक सबको क्लियर होगा। और इसके अंदर एक और ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फोल्डेड होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्लोरोफिल भरे होते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। यहां तक क्लियर है ना सबको, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, बैक्टीरिया के अंदर कभी कभी विपरीत कंडीशन भी तो आ सकता है ना, इसीलिए बैक्टीरिया कुछ ग्रेन्यूल को भी स्टोर करके रखता है कि इसके अंदर कभी भी कोई विपरीत कंडीशन आएगी तो इसका यूज कर सकता है। 3 ग्रेन्यूल को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। तीनों को लिखना है, मैं कहां लिखूं समझ में नहीं आ रहा है। पहला ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, दूसरा साइनोफाइसियन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, और तीसरा फॉस्फेट
के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। क्लियर है ना? क्या बताया कि बैक्टीरिया जो होता है ग्रेन्यूल को स्टोर करके रखता है, 3 फॉर्म में रखेगा, या तो ग्लाइकोजन, या तो साइनोफाइसियन, या तो फॉस्फेट के फॉर्म में ग्रेन्यूल को स्टोर करके रखता है। अच्छा, ऐसे क्यों करता है? ताकि कभी विपरीत कंडीशन आए ना तो इसका यूज कर सके। ठीक है। और फिम्ब्री एक स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना, फिम्ब्री। अच्छा, फिम्ब्री का काम क्या होता है? अगर किसी पोर्शन को होल्ड करना होगा ना बैक्टीरिया को, मानिए कि ये पोर्शन है, इसको होल्ड करना है ना, तो इस फिम्ब्री की मदद से क्या करता है? होल्ड करता है। तो फिम्ब्री का काम क्या है? किसी पर्सन को होल्ड करने का काम, किसी पोर्शन को होल्ड करने का काम फिम्ब्री के थ्रू ही होता है। आई होप कि आपको बैक्टीरियल सेल समझ में आ गया होगा विथ स्ट्रक्चर। अगर कहीं से डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप मेरे को बता दीजिए कि हां सर ये सिस्टम नहीं समझ में आया, मैं एक बार मैसेज देख लेता हूं। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट्स प्लीज आप लोग इसका ले लीजिए। देख ले किसी का कोई मैसेज, किसी का कोई मैसेज एक बार देख लो। हो गया? एक पॉइंट याद है, मैं बताना भूल गया था। इसके पास ना एक ऐसे छोटा सा सर्कुलर डीएनए भी होता है जिसे अपन बोलते हैं प्लाज्मिड। इसको भी लिख लेना। प्लाज्मिड का काम क्या है ये सब मैं बताऊंगा। ये नेक्स्ट टॉपिक जो भी पढ़ाएंगे ना, सेल वॉल हो गया, उसमें सारा कुछ मैं बताऊंगा। इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर मूव करता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि कैसा होता है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बैक्टीरिया रेस्पिरेशन कैसे करता है इसके बारे में आज समझते हैं। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपको शायद पता हो कि ना हो, एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, एकदम अच्छे से मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। बैक्टीरिया सुन के हमारे दिमाग में ना बहुत खराब चीज आता है कि बैक्टीरिया खराब चीज है। अरे हाँ है बैक्टीरिया खराब चीज, लेकिन बैक्टीरिया अच्छा भी है, बहुत अच्छा है। क्यों है? दही खाते हो ना, दही, अरे दही खाते हो ना, कितना अच्छा लगता है दही। अरे दही जो बनाता है वो बैक्टीरिया ही बनाता है। दूध से दही बनाने का काम बैक्टीरिया ही करता है, तुम्हें पता भी नहीं होगा। दारू पीते हो ना, दारू, तो दारू भी जो बनाता है ना वो बैक्टीरिया ही बनाता है। तो बैक्टीरिया को भाई एकदम नमस्कार करना सुबह से शाम उठ के, क्योंकि दारू भी बनाता बैक्टीरिया ही है और दूध भी बनाता है, दूध से दही बनाता है बैक्टीरिया। ये तो अच्छा भी काम है बैक्टीरिया का। अगर खराब काम करता है ना तो अच्छा भी काम करता है, इतना बात याद रखना चाहिए। ठीक है, अब देखो बैक्टीरिया रेस्पिरेशन कैसे करता है उसके बारे में समझ लेते हैं कि बैक्टीरियल रेस्पिरेशन कैसे करता है। बैक्टीरिया का जो रेस्पिरेशन होता है ना वो 2 तरीके से होता है, या तो एरोबिक फॉर्म में करेगा या तो एनएरोबिक फॉर्म में करेगा। 2 फॉर्म में बैक्टीरिया क्या करेगा? रेस्पिरेशन करता है। या तो क्या करेगा? एरोबिक कंडीशन से रेस्पिरेशन करेगा, या तो एनएरोबिक कंडीशन से रेस्पिरेशन करेगा। बैक्टीरिया 2 तरीके से रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक और एनएरोबिक कंडीशन से रेस्पिरेशन करता है। अच्छा, एरोबिक मतलब क्या होता है? एरोबिक मतलब होता है कि जिसमें विथ ऑक्सीजन की जरूरत हो, विथ O2 की जरूरत हो, उसे बोलते हैं क्या? एरोबिक। और जिसमें विदाउट O2 जरूरत हो उसे अपन क्या बोलते हैं? एनएरोबिक। तो बैक्टीरिया 2 तरीके से रेस्पायर करेगा, एक करेगा एरोबिक और एक करेगा एनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक में क्या करेगा? ऑक्सीजन का यूज करेगा, और एनएरोबिक में ऑक्सीजन का यूज नहीं करेगा। ठीक है ना, समझ में आया एरोबिक एनएरोबिक क्या होता है? अब देखो, एनएरोबिक भी 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर किसी को पता है तो जरूर बता दो। और जो एरोबिक होता है ना, ये भी 2 प्रकार का होता है, जिसको पता होगा वो बता देना। पहला प्रकार क्या होता है बच्चों? पहला होता है ऑब्लिगेट
ऑब्लिगेट एनएरोब, और दूसरा होता है फैकल्टेटिव एरोब। यहां पे ना, यहां पे एनएरोब मत लगा देना, ठीक है। अब देखो एरोबिक में भी दो प्रकार होते हैं, एक होगा ऑब्लिगेट एरोब और एक होता है फैकल्टेटिव एनएरोब। बच्चे जानते हो क्या सोचते हैं? बच्चे मैक्सिमम ये सोचते हैं ना कि अगर ऑब्लिगेट एरोब है तो फैकल्टेटिव भी एनएरोब होगा, अगर ऑब्लिगेट एरोब है तो फैकल्टेटिव भी एरोब होगा। लेकिन नहीं, यहां पे इसको कंफ्यूजन यहां पे नहीं होना है, इस वाले पॉइंट पे और यहां वाले पॉइंट पे। मैंने बताया कि बैक्टीरिया रेस्पिरेशन दो तरीके से करता है, एक करेगा एनारोबिक कंडीशन से, एक करेगा एरोबिक कंडीशन से। जिसमें ऑक्सीजन चाहिए ना उसको बोलेंगे एरोबिक, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसे बोलेंगे एनारोबिक, ठीक है। अब दो प्रकार का एनारोबिक भी है और एरोबिक भी दो प्रकार का है। एनारोबिक दो प्रकार का कौन है? एक होता है ऑब्लिगेट एनारोब और एक होता है फैकल्टेटिव एरोब, ठीक है। और एरोब में क्या होता है कि एक होता है ऑब्लिगेट एरोब और एक होता है फैकल्टेटिव एनारोब। क्लियर है ना यहां तक? अब देखो ऑब्लिगेट एनारोब और फैकल्टेटिव एरोब में क्या अंतर है, यहां पे अपन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो इस वाले पॉइंट को सबसे पहले समझते हैं, किस वाले पॉइंट को, कि ये ऑब्लिगेट एनारोब क्या होता है। ऑब्लिगेट एनारोब मतलब होता है ना कि जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, O2 इनके लिए ना पॉइजनिंग के समान होगा। अगर इनको ऑक्सीजन दे दोगे ना तो ये मर जाएगा। इनके लिए ऑक्सीजन क्या होता है? पॉइजन होता है, जहर होता है, उसे अपन बोलते हैं ऑब्लिगेट एनारोब। अच्छा, ऑब्लिगेट एरोब मतलब क्या होता है कि इनको विदाउट ऑक्सीजन, इनको विथ ऑक्सीजन चाहिए। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं दोगे ना तो ये बिना ऑक्सीजन के ही मर जाएंगे। अगर इनको ऑक्सीजन दे दोगे, इनको ऑक्सीजन दे दोगे तो इन ऑक्सीजन के साथ मर जाएंगे। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं दोगे तो ये बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे। तो ऑब्लिगेट एनारोब का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऑक्सीजन इनके लिए पॉइजन के समान होता है, ठीक है। और ऑब्लिगेट एरोब मतलब होता है इनको ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन ये मर जाएंगे। क्लियर है ना सबको यहां तक? क्लियर है ना सबको यहां तक? और फैकल्टेटिव एरोब मतलब क्या होता है, ये सरवाइव क्या करेंगे। फैकल्टेटिव एरोब मतलब क्या होता है, ये सरवाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाए ना तभी भी सरवाइव कर लेंगे। अगर ऑक्सीजन इनको क्या हो जाए, O2 मिल जाए, फिर भी ये क्या करेंगे, सरवाइव कर जाएंगे। इनको ये सरवाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाए ना फिर भी ये क्या करेंगे, सरवाइव कर लेंगे। अच्छा, फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब क्या होता है, इनको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब क्या होता है कि इनको ऑक्सीजन चाहिए। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगा ना फिर भी ये क्या कर जाएंगे, सरवाइव कर जाएंगे। क्लियर है ना यहां तक? बैक्टीरियल रेस्पिरेशन क्या होता है? बैक्टीरियल रेस्पिरेशन दो प्रकार से होता है, एक होता है एनारोबिक, एक होता है एरोबिक। एनारोबिक में होता है जिसमें विदाउट O2 की जरूरत होती है, एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्लियर है ना यहां तक? अब एक पॉइंट और आता है, ये दो प्रकार के होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब और एक होता है फैकल्टेटिव एरोब। एरोबिक भी दो प्रकार का होता है, ऑब्लिगेट एरोब और एक होता है फैकल्टेटिव एनारोब। ऑब्लिगेट एनारोब मतलब होता है कि इनको ऑक्सीजन दे दोगे तो जहर हो जाएगा और ये मर जाएंगे, ठीक है। और ऑब्लिगेट एरोब मतलब होता है कि जिसमें बिना ऑक्सीजन ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, इन्हें ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए। क्लियर है ना यहां तक सबको? फैकल्टेटिव एरोब मतलब क्या होता है? फैकल्टेटिव एरोब मतलब कि ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करेंगे, लेकिन अगर इनको ऑक्सीजन मिल जाएगा ना फिर भी इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, चलो मिल गया तो काम हो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यूजुअली सर्वाइव बिना ऑक्सीजन के करते हैं, ऑक्सीजन भी मिल जाएगा तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। फैकल्टेटिव एनारोब मतलब क्या होता है, तो इनको तो ऑक्सीजन चाहिए लेकिन अगर ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा ना तो अपना काम कर जाएंगे, पक्का।
आपको बैक्टीरियल रेस्पिरेशन आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से भी डाउट है, कहीं से भी दिक्कत है, तो तुरंत आप चैट बॉक्स के अंदर बता दो कि सर डाउट है या मेरे को कहीं से भी दिक्कत है। क्लियर है ना? कोई मैसेज नहीं आया है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक किसी को दिक्कत है तो जल्दी बता दो, और इसका स्क्रीनशॉट्स आप ले लो, स्क्रीनशॉट्स ले लो जल्दी अच्छे से। देखो अभी ना मैं एक स्टोरी आपको बताता हूं, बहुत अच्छी स्टोरी है, इसका स्क्रीनशॉट्स ले लो। अब एक स्टोरी हम बताते हैं। अभी हम टीवी पे देख रहे थे, किसी गांव में एक बाबा जी थे जिनको ना भगवान के रूप में लोग मान रहे थे, भगवान के रूप में, कि एकदम देवता है, एकदम उनके सामने तो सब कुछ एकदम वो है, पूरे देवता हैं। उनको लोग देवता क्यों माने कि वो क्या किए, मिट्टी खोदे, मिट्टी के अंदर सो गए, मिट्टी सोने के बाद मिट्टी उनके ऊपर चल गई, और मिट्टी जब उनके ऊपर लग गई अच्छे से, फिर भी जब वो 1 महीने बाद मिट्टी से निकले ना जमीन से, तो जिंदा थे। लोग कहने लगे अरे बाबा, बाबा तो एकदम ये आशीर भगवान है, एकदम जमीन के नीचे 1 महीने रहे फिर भी बच गए, मरे नहीं। तो ये गांव वाले बेवकूफ ही होते हैं यार, मेरे को लगता है। अरे मिट्टी से भी ऑक्सीजन मिलता है, मिट्टी से आदमी जिंदा रह जाएगा। उन बाबा से बोलना ना, जिनको आप भगवान मानते हो, उन बाबा से एक बात बोलना कि बाबा जी एक रूम में मैं आपको बंद कर देता हूं, ऑक्सीजन इधर से ना जाएगी ना उधर से ऑक्सीजन आएगी, आप केवल 10 मिनट सरवाइव करके दिखा दीजिए। तो बाबा वहीं पे टाइम टाइम फिक्स हो जाएंगे। तो एक बात हमेशा याद रखना, मिट्टी के अंदर कोई है भी ना तो उसको ऑक्सीजन मिल रहा है तभी वो जिंदा है। समझ में आ गया ना? मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन मिलता है तो मिलता है, बिना ऑक्सीजन कोई सरवाइव नहीं कर पाता। वो बाबा अंदर कोई जादू नहीं किए, तो बाबा बोलो आधे घंटे आए ऐसे रूम में रहे कि जिनमें कोई ऑक्सीजन नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, फिर भी वो सरवाइव कर जाए। देखो बाबा की ऐसी की तैसी हो जाएगी, दिस इज माई गारंटी। समझ में आया ना? तो ऐसे मत समझना भगवान कोई नहीं है। भगवान तुम जो देखते हो भाई, बाबा कोई भगवान नहीं है भाई। वो कोई मतलब कि चमत्कार नहीं किए हैं। मिट्टी में ऑक्सीजन मिलता है तो जिंदा थे। 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, चलो एक चीज करते हैं, नाक बंद कर लो या मुंह बंद कर लो, केवल 10 मिनट कर लो। देखो विद इन 10 मिनट के अंदर तुम मर जाओगे। अरे ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, ना आएगा ना जाएगा ऑक्सीजन, मर जाओगे। ठीक है ना? यहां तक समझ में आया होगा सबको? यहां तक मतलब कि ये समझ में आया होगा बैक्टीरियल रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, अब बैक्टीरियल रेस्पिरेशन तो हो गया। अब बैक्टीरियल न्यूट्रिएशन के बारे में समझते हैं कि बैक्टीरिया का न्यूट्रिएशन कैसे होता है। ठीक है, आज का यही लास्ट टॉपिक रहेगा, और उसके बाद ना बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो बैक्टीरियल न्यूट्रिएशन भी ना 2 प्रकार से होता है। एक होगा ऑटोट्रॉपिक, एक होगा हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, 2 प्रकार का न्यूट्रिएशन होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है फोटोसिंथेटिक, और एक होता है कीमोसिंथेसिस। ठीक है, ठीक है ना? यहां तक सबको समझ में आया होगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस भी ना 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑक्सीजनिक, एक होता है एनऑक्सीजनिक। ठीक है, बैक्टीरियल न्यूट्रिएशन 2 प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है और हेटेरो होता है। ऑटो भी 2 प्रकार का होता है, फोटो होता है और कीमो होता है। फिर फोटो भी 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीजनिक होता है और एनऑक्सीजनिक होता है। क्लियर है ना? अब सबके बारे में पढ़ लेते हैं क्या 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 होता है। ठीक है, देखो
ऑटो मतलब होता है ना कि जो अपना खाना खुद बनाए, जो अपने ऊपर डिपेंड हो, दिस इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, जो अपने पे डिपेंड हो दिस इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक, जो दूसरे पे डिपेंड हो दिस इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक। किसके? जो दूसरे के ऊपर, हिंदी में लिख दे रहे हैं, जो दूसरे पे डिपेंड हो, दूसरे पे डिपेंड हो, और जो अपने पे डिपेंड हो। समझ में आया ना? अच्छा, ऑटो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है फोटो होता है और एक होता है कीमो होता है। फोटो मतलब होता है लाइट, और कीमो मतलब होता है केमिकल। जो लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाए, जो लाइट की, सनलाइट से अपना भोजन बनाए, उसे बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। और जो केमिकल से अपना एनर्जी प्रोड्यूस करे, जो केमिकल का यूज करके खाना अपना बनाए, दिस इज नोन एज कीमोसिंथेटिक। समझ में आया? और फोटो मतलब कि जो लाइट से अपना भोजन बनाए, जो केमिकल से अपना भोजन बनाए। ठीक है, अब देखो फोटोसिंथेसिस भी दो प्रकार के थे, एक था ऑक्सीजेनिक, एक क्या था? एनऑक्सीजेनिक। दो प्रकार के हैं। देखो ऑक्सीजेनिक मतलब क्या होता है कि जिसमें फोटोसिंथेसिस तो होगा और O2 भी रिलीज करेंगे, फोटोसिंथेसिस भी करेंगे और ऑक्सीजन भी रिलीज करेंगे। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ऑक्सीजेनिक, जिसमें फोटोसिंथेसिस तो होगा लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं क्या? एनऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक मतलब समझ में आया ना? फोटोसिंथेसिस होगा लेकिन एनर्जी रिलीज नहीं होगा, O2 रिलीज नहीं होगा। ठीक है, और ऑक्सीजेनिक मतलब क्या होता है कि जिसमें फोटोसिंथेसिस भी होगा और O2 भी रिलीज होगा। आई होप कि बैक्टीरियल न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से भी किसी को भी दिक्कत है ना तो बता दो कि सर मेरे को दिक्कत है। ठीक है, चलो आज का लास्ट टॉपिक था बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, लेकिन एक और टॉपिक है बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर आज के लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, इसका पहले आप लोग स्क्रीन शॉट्स ले लो, पहले ले लो भाई, नहीं तो समय निकल जाएगा तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। समय नहीं निकालना है अपना। हो गया? चलो मूव करते हैं आगे। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखो बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस ना तीन प्रकार से करता है। एक करेगा बाइनरी फिजन, एक करेगा इंडोस्पोर और एक करता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से। बैक्टीरिया भी तीन तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा, एक करेगा बाइनरी फिजन, एक करेगा इंडोस्पोर और एक क्या करेगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें यह है, लेकिन इन दोनों के बारे में भी अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले अमीबा बाइनरी फिजन के बारे में अपन अच्छे से समझते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है कि अगर एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में टूट गया, दिस इज नोन एज बाइनरी फिजन। बस, इससे अधिक नहीं जानना है। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि अगर एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया कौन है? एक है, और ये बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में टूट जाए, दिस इज नोन एज बाइनरी फिजन। ठीक है,
अब इंडोस्पोर क्या होता है समझना है अच्छे से, ठीक है। अब देखो मान के चलो कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और बैक्टीरिया का ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के अंदर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, ठीक है, कौन सा कंडीशन आ गया इस बैक्टीरिया के पास, अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, तो ये बैक्टीरिया जानते हो क्या करेगा, इसका ना कॉपी बनाना चालू कर देगा, इसका ना कॉपी बनाना चालू कर देगा, इसका क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाना चालू कर देगा, और कॉपी बना के क्या करेगा, इसको एकदम अच्छे से कवर कर देगा, ठीक है। ये जो कवरिंग होती है ना, इसी कवरिंग को बोलते हैं इंडोस्पोर। इंडोस्पोर का मतलब क्या होगा कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो बैक्टीरिया इसका क्या करेगा, एक कॉपी बनाएगा, उस कॉपी को एकदम अच्छे से कवर कर देगा। ये जो कवरिंग होती है ना, इसी कवरिंग को बोलते हैं इंडोस्पोर। अच्छा, इस जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा, ये अपना स्वर्ग सिधार जाएंगे, मर जाएंगे भैया, ठीक है। ये होता है इंडोस्पोर। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चों कि एक बैक्टीरिया का सेल एक बैक्टीरिया का जीन दूसरे बैक्टीरिया में आ जाए तो दिस इज नोन एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका जीन यहां पे है, ये जीन हो गया, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका जीन यहां पे है, ठीक है। अगर इसका जीन, एक बैक्टीरिया का जीन दूसरे बैक्टीरिया में आ जाए तो इसे ही अपन बोलते हैं क्या, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना जानते हो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। कितने प्रकार के, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। तो चलिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को आज खत्म करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, एक होगा ट्रांसफॉर्मेशन, एक होगा ट्रांसडक्शन, एक होगा कॉन्जुगेशन। तीन प्रकार का होता है बच्चों, एक क्या होगा, एक होगा ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है ट्रांसडक्शन और तीसरा होता है कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये 3 प्रकार आज पढ़ेंगे। 3 प्रकार का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, एक होगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। मैसेज कोई आया है देख लूं। अच्छा, एक बच्चा व्हाट्सएप पे लिखा है सर प्रीवियस, अच्छा स्क्रीनशॉट्स लेना है, ओ हो, एक मिनट। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वो 1 मिनट। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, तो ऐसे करेगा भैया, ऐसे करेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से पहले। ले लो स्क्रीनशॉट्स, 2 मिनट नहीं 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, तब तक मैं देख लूं और कोई भी मैसेज। चलो स्क्रीनशॉट्स ले लिए होगे। चलो अब समझ लेते हैं और आज का लेक्चर जल्दी खत्म करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, ये एक है बैक्टीरिया, ठीक है, ये है एक बैक्टीरिया, ये लिविंग बैक्टीरिया है, ये डेड हो चुका है। तो जब डेड हो जाएगा तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, इसका जो फॉरेन जेनेटिक मटेरियल है ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा। ये मान के चलो जेनेटिक मटेरियल है।
ठीक है, ये लिविंग वाला बैक्टीरिया, इसका जेनेटिक मटेरियल ये है। तो ये क्या करेगा, जो बैक्टीरिया कोई भी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल बाहर पड़ा हो और उसे खींच के अपने अंदर रख ले, उसे ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, इसके अंदर आ गया। दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल, कोई भी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल बाहर पड़ा होगा तो दूसरा बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको अपने बॉडी के अंदर खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया ना ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, अब समझते हैं ट्रांसडक्शन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसडक्शन क्या होता है, 1 मिनट किधर समझाऊं। देखो, दोनों को एक ही साथ में समझा दूंगा, एक समझा दूंगा यहीं पे, यहां पे समझा देता हूं कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक यहां पे मैं समझा दूंगा ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। सबसे पहले कॉन्जुगेशन के बारे में समझेंगे कि ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। अगर इसका जेनेटिक मटेरियल ये है, इसका जेनेटिक मटेरियल ये है, अगर एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है थ्रू पिल्लाई, दिस इज नोन एज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन समझ में आया कि एक बैक्टीरिया का ये हुआ जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू किसके द्वारा, पिल्लाई के द्वारा, उसे ही अपन बोलते हैं क्या, कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब ट्रांसडक्शन क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाए थ्रू बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज वायरस ही है ना, उसे अपन बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है कि एक जेनेटिक मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर हो जाए थ्रू बैक्टीरियोफाज, दिस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। और कॉन्जुगेशन क्या होता है कि एक जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाए थ्रू पिलाई, दिस इज नोन एज कॉन्जुगेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिएशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में ना मोनेरा में 2 टॉपिक हैं, एक होता है आर्किया, एक होता है यू बैक्टीरिया। उसको अपन क्या करेंगे, अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे। तो बेसिक जो चीज है वो समझ में आया है ना। अगर आपको बेसिक चीज अच्छे से समझ में आई है तो आप क्या करना, इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कर देना। अगर इसमें कोई दिक्कत लग रहा है ना, मेरे आवाज में कोई दिक्कत जा रही है, लिखने में कोई दिक्कत जा रही है, तो उसका भी फीडबैक आप इसके अंदर दे देना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।